जोहार, नमस्कार। प्रकृति ने आदमी को जीने के लिए, स्वस्थ रूप से जीने के लिए कई सारे उपहार दिए हैं, लेकिन यह मनुष्य नाम का जीव जो है वह उन उपायों के खिलाफ ही अक्सर काम करता है, अधिकतर काम करता है। यह भी नहीं कि जाने अनजाने में, और इसका आरोप सबसे ज़्यादा बाजार पर जाता है। और यह बात तय है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद बाजार सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है पूरे समाज को, पूरी दुनिया को। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म से लेकर के बच्चे के अगर कुछ नहीं मिले तो माँ का दूध सर्वोपरि माना जाता है, अमृत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन माएँ पहला दूध नहीं पिलाती हैं, कुछ अज्ञानतावश, कुछ आधुनिकता में, और कुछ कहा जाए कि जिन परंपराओं को, अंधविश्वास को लेकर चल रही हैं, उन कारणों से नहीं पिलाती हैं। जबकि उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, कहीं से सुन लिया है कि गाय के बछड़े को पहला दूध नहीं पिलाया जाता है, खाया भी नहीं जाता है, इसलिए कि बहुत गाढ़ा होता, पचता नहीं। कहीं से सुन लिया, किसी से पूछा नहीं, किसी एक्सपर्ट से नहीं पूछा। इसकी वजह से भी झारखंड में कुपोषण एक बड़ा कारण बना हुआ है। आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं, आंगनबाड़ी जो सुपरवाइजर हैं, उनको जितनी जानकारी इस मामले में होनी चाहिए और जिस ढंग से कन्विंस करना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास कोई भी जानकारी हो और अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हों, बहुत अच्छी बात बोलते हों, और अगर हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, तो उसका कोई मायने मतलब नहीं है। नतीजन कुपोषण को रोकने के लिए जितनी सारी दवाएं या इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए जितने सारे उपाय किए जा रहे हैं कृत्रिम, वो बहुत कारगर नहीं हो रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि झारखंड में लगभग 40% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। झारखंड एक धनी राज्य है। झारखंड शुद्ध हवा दूसरे प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा यहाँ है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा कुपोषण, सबसे ज़्यादा मंदबुद्धि बच्चे, सबसे ज़्यादा दुबले पतले बच्चे यही हैं। इवन लगभग 60% से ज़्यादा महिलाएं एनेमिक हैं, रक्त की कमी है। क्यों है, कैसे है, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पानी भी है, माँ का दूध नहीं पिलाना भी है। बीच बहस में आज हम बात करेंगे स्तनपान पर। स्तनपान महीना, माह चल रहा है, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है क्यों अनिवार्य है? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स के रूप में हैं यूनिसेफ से न्यूट्रिशन की जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनामिका, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं CDPO हैं रातू की निमिषा कुमारी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है ब्रेस्ट फीडिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया रांची चैप्टर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रश्मि कात्यायन, जो पेडियाट्रिक्स हैं। आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार, सबको जोहार। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता कात्यायन। सुनीता कात्यायन। ये हम लोग शुरू करें आप ही से जी। जिस नेटवर्क से आप जुड़ी हुई हैं, वो नेटवर्क क्या करता है? देखिए, नाम से ही साफ जाहिर है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन करते हैं हम लोग। हमारा संस्था 1992 में शुरू हुआ, और ये तब शुरू हुआ जिस समय ये रियलाइजेशन पूरे विश्व स्तर पर हो गया कि स्तनपान कितना ज़रूरी है, और सिर्फ स्तनपान 6 माह तक ज़रूरी है। इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने प्रोसीडिंग्स में पास किया कि आपको स्तनपान का सुरक्षा करना है, प्रमोट करना है, और इंडिया उसकी एक सिग्नेटरी थी। उसके बाद उसी के अंतर्गत हमारे देश में एक न्यूट्रिशन रिकमेंडेशंस IYCF माने इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग न्यूट्रिशन के रिकमेंडेशंस पास हुए, और उसी समय BPNI बना। तो उस समय तो BPNI का मेन मकसद था कि प्रमोट किया जाए। BPNI जो है, यह संस्था गवर्नमेंट की है, नॉन गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट के सपोर्ट पर है, क्या है ये? नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है जो गवर्नमेंट के यूनिसेफ के सपोर्ट से चलती है। क्या करते हैं आप लोग इसमें?
इसमें जागरूकता बढ़ाते हैं, स्तनपान के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम माँ प्रोग्राम, अभी हाल की बात है कि माँ प्रोग्राम से जुड़कर माँ का मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन जो माननीय प्रधानमंत्री का योजना है, उसी के अंतर्गत हम लोग ट्रेनिंग देते हैं फर्स्ट लाइन वर्कर्स को। स्तनपान किस तरह से माँओं को समझाया जाए, करवाया जाए, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड एंड प्रमोट किया जाए। एक माँ के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, दोनों रूप में पेडिट्रिशियन भी हैं, पूछा जाए आपसे, और नेटवर्क से की कोऑर्डिनेटर भी हैं, झारखंड में क्या पोजीशन है? देखिए, झारखंड की पोजीशन बहुत ही स्ट्रेंज है। एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो पहले घंटे में बोला जाता है, 4 रिकमेंडेशंस हैं। पहला है कि पहले घंटे के अंदर में माँ स्तनपान कराए, 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराए, 6 माह के बाद घर का बना हुआ खाना पीना दे, और 2 साल तक कम से कम बच्चा और माँ बच्चा स्तनपान करे। तो इसमें जो पहला घंटा का इनिशिएशन है वो बहुत कम है, 21 to 30%, 30-35% इसी तरह का है। किसका, शहरी ग्रामीण दोनों का? दोनों का मिला के बता रहे हैं। और आश्चर्य का बात है कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब हमारे यहाँ NHS 5 में ऑलमोस्ट 75% मदर्स अस्पताल में डिलीवर कर रही। तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि भाई अस्पताल में जो शुरू का पहला घंटा के अंदर जो दूध पिलाने का कार्य है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। और BPNI का इसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हमारे पास 4 तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स, हॉस्पिटल वर्कर्स, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स वगैरह को ट्रेन करते हैं। अब तो ये प्रैक्टिकली हर स्टेट में ये कार्यक्रम चल रहा है। निमिषा जी, अभी डॉक्टर सुनीता ने बताया, आपका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है 3 रूप में, आंगनबाड़ी की CDP में है, इस रूप में माँ है, एक बैकग्राउंड से आती हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? इसलिए कि जहाँ तक मैंने जीवों को देखा है और मैंने जो गांव में देखा है वहाँ ब्रेस्ट फीडिंग होती है, लेकिन इस बीच पिछले 30 साल अगर कहें, ग्लोबलाइजेशन के 32 साल, इन 32 सालों में इसको ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने की बात चल रही है। ये कहाँ रुक गया, क्यों रुक गया? देखिए, इसमें 2-3 तरह की बात है। सबसे पहले तो हम अगर झारखंड के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे अर्ली चाइल्ड मैरिज है। तो जब माताएं जल्दी विवाह हो जाता है और जल्दी वो माँ बन जाती हैं, तो उनको ये जानकारी नहीं होती है कि हमको बच्चे को 1 घंटे के अंदर जो जल्दी से जल्दी माता का दूध देना है, ये जानकारी नहीं है। उनको जो अभी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, उन्हें भी ज़्यादा इम्प्रूव किए जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रहा है। और हम CB एक्टिविटी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, और धात्री माताएं हैं, उनका महीने में 1 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवेयरनेस कार्यक्रम सभी जगह चला जाता है। लेकिन क्या आप लोग गोद भराई या क्या? जी, उसमें गोद भराई होता है, अन्नप्राशन होता है, बच्चों के लिए अन्नप्राशन होता है। क्योंकि 6 महीने पे जो ऊपरी आहार दिए जाने की बात है, बच्चे को दिया जाना आवश्यक है, उसके लिए वो कार्यक्रम वहाँ किया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 6 माह हो जाती है, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में बुला के उनका अन्नप्राशन कराया जाता है। जो गर्भवती माताएं हैं उनका 3 महीने के बाद, अक्सर ही हम लोग देखते हैं, जब 3 महीने की गर्भवती हो जाती हैं उसके बाद गोद भराई का कार्यक्रम हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि जल्द विवाह की बात है। दूसरी बात है जल्द विवाह की जो बात है, उसकी माँ की भी जल्द शादी हुई होगी, उसके माँ की भी जल्द शादी हुई होगी। जहाँ जल्द विवाह हो रहे हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो इसका मतलब कि उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट है। जी जी, ये बात है। और अगर हम देखें ना, इसका तो एक साइकिल ही है ना, माँ की जल्दी शादी हुई, उनका भी जल्दी बच्चा हो, उनको ही बहुत जानकारी नहीं है, फिर उनका, ये तो एक सामाजिक बात होती है। सभी को इस बारे में, पूरे समाज का ही अवेयरनेस नहीं है, तभी उस बच्ची का भी अवेयरनेस नहीं है उसमें।
तो ये की बात हुई। दूसरी बात है एजुकेशन की भी बात है। अगर महिलाएं देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल जाती है, स्कूल ड्रॉप आउट भी ज़्यादा होता है, चूँकि अर्ली शादी हो जाती है तो एजुकेशन भी उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो एजुकेशन की कमी भी एक कारण है, और जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण नहीं होता है। और एक बात और है कि चूँकि जो बच्ची कम उम्र में माँ बन रही हैं तो वो खुद भी कुपोषित हैं, माता खुद कुपोषित हैं, और इस चलते उनका बच्चा भी कुपोषित होता है। तो अर्ली जो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन है उनको कराने के लिए हमें एक बड़े जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। बात करेंगे आगे आपसे डॉक्टर अनामिका। ये हम जानना चाहते हैं यूनिसेफ का क्या रोल है इसमें? सर यूनिसेफ एक जो आप ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे तो उसमें सेक्शन वाइज है जो हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर बेसिकली काम करते हैं, और भी सेक्शंस हैं जो वॉश पे, सैनिटेशन पे काम करते हैं या चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। तो जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ वो है न्यूट्रिशन का सेक्शन। और न्यूट्रिशन का सेक्शन में हम लोग बच्चे के, मदर के, एडोलसेंट गर्ल्स के जितने भी स्वास्थ्य और पोषण के सूचकांक हैं उनमें बेहतरी हम लोग कैसे ला सकते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं उन सारे पॉलिसीज़ या प्रोग्राम में अपना टेक्निकल सपोर्ट देकर के। अभी हम कहाँ खड़े हैं स्तनपान के मामले में? अगर देखें तो हम कहाँ खड़े हैं, झारखंड कहाँ खड़ा है? सर अगर इन सूचकांकों को अगर हमको नापना है, या जो बोलें कि इसका जो मापदंड है वो NFHS 4 और 5 है, जो रीसेंट है NFHS 5 है, उसमें हम देखेंगे तो जो जैसे मैडम बात कर रही थी, IYCF इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग के 4 मुख्य गाइडलाइंस हैं। उसमें अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में 1 घंटे के अंदर ही आप, या जितना जल्दी हो सकता है आप बच्चे को स्तनपान कराएं। उसके मुकाबले में NFHS 4 और 5 में हम लोग की जो स्थिति है वो बदतर हो गई है। पहले हमारा 33% था, अब वो जाकर के कहीं 22% गिर गया है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि जितनी अवेयरनेस, जितने गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन इनको सपोर्ट कर रही हैं, उसके हिसाब से, और जितनी ट्रेनिंग्स दी गई हैं उसके हिसाब से ये जो दर था उसको बढ़ना चाहिए था। और ये जो दर है वो बेसिकली फैसिलिटी बेस्ड है, मतलब वहाँ स्वास्थ्य जो केंद्र है, यहाँ पे जहाँ पे डिलीवरी हो रही है वहाँ से डायरेक्टली संबंधित है। दूसरा एक इंडिकेटर है जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ, 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान। उसमें हम जो थे वो 65 थे और अब जाकर के 76 हमारा हो गया, उसमें हमारी बढ़ोतरी हुई है। तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि अवेयरनेस हुई है, समुदाय स्तर पे अवेयरनेस हुई है। चूँकि उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने का है, तो इट इज़ वेरी इजी टू मेजर। उसको इजीली हम लोग मेजर कर सकते हैं कि क्या माँ ने 6 महीनों में केवल अपना दूध पिलाया और ऊपर से कुछ नहीं पिलाया। और जो पहला वाला इंडिकेटर था वो मात्र 1 घंटे का है सर। तो फैसिलिटी पे अवेयरनेस, मदर को सपोर्ट करना, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। 33 से 22 है, पहुंच गया। तो ये 33 से 22 कहाँ, ग्रामीण इलाकों में है या शहरी इलाकों में? या सर दोनों का मिला करके है, ये जो टोटल है वो दोनों का अगर हम देखें तो शहरी इलाके में, शहरी इलाकों में ज़्यादा। हाँ, आप बताइए शहरी इलाकों में ये ज़्यादा है या ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है? आपको क्या लगता क्या है? अगर हम देखें ग्रामीण इलाके में, तो ग्रामीण इलाके में जो जल्द 1 घंटे के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराना है वो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा हो पाता है। अगर शहरी इलाके की बात करें, और मैंने जो देखा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, उसमें हम लोग आगे जा रहे हैं। किंतु इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने के बाद भी कई अस्पतालों में हमने देखा है कि बच्चा जन्म लिया और 1 घंटे के अंदर माँ का दूध नहीं दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो 76% है अभी, किंतु जो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन जो है ब्रेस्ट फीडिंग का, डॉक्टर सुनीता को भी हम इन्वॉल्व करेंगे उसमें, कि पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हुआ करती थी, गांव में ही जो गांव में दाई आती थी वो कराती थी जी। उस समय ब्रेस्ट फीडिंग का क्या पोजीशन था और आज क्या पोजीशन है? जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई उसके पीछे कारण यह था साइंटिफिक सारा कुछ हो, पर अनसाइंटिफिक था, अब साइंटिफिक हो, यानी हम प्रगति कर गए, प्रगति करने के बाद हम यहाँ पहुँचे। उस समय और इस समय में क्या डिफरेंस है?
जी, अगर मैं पहले की बात करूं मैम से, नहीं आप जी, अगर मैं पहले की बात करूं, जैसे हमारी माताओं से हमारी बात होती है और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बताती थी कि उनके समय में जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो ज़्यादा होता था, क्योंकि वो माँ का ही अगर एक माँ बीमार पड़ गई तो वो दूसरे माँ का जो चाची है या फिर फूआ है उनका मदर मिल्क लेंगे, किंतु बाहर का कोई चाची चीज नहीं फूआ रहता के है। अलावा भी गांव में बिल्कुल, रहता था, जी, जो जी, ABCD जो लैक्टेटिंग है जी उससे जी वो कराते जी थे। बिल्कुल, जो भी लैक्टेटिंग मदर है समाज में उनके पास बच्चे को लेकर जाती थी माताएं, और वो मना बाद में नहीं बहुत करती दिन तक थी। कहते रहे, देखो तुमने जी, इसका दूध पिया है। बिल्कुल, और कहती मैं अपने नानी के यहाँ जब गई थी तो मेरे नानी ने मुझे बताया कि ये भी आपकी नानी है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि सब तुम्हारी माँ ने सबका दूध पिया है। तो एक सामाजिक भाव भी उत्पन्न होता था उनके प्रति, भावनात्मक संबंध भी अच्छे बनते थे, एक ही बात होती थी। लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी तो हो रही है, किंतु मैं अपनी भी बात करूं तो मेरा बच्चा जन्म लिया शाम के 7 बजे, और चूँकि सिजेरियन था तो तुरंत बच्चा मुझे भी होश आने में आधे घंटे 1 घंटे लगे। लेकिन होश आने के बाद जब मैं अपने बच्चे को मांग रही थी ब्रेस्ट फीड कराने के लिए तो मुझे बच्चा नहीं मिला। मुझे मतलब दबाव डालना पड़ा कि नहीं, मुझे दीजिए मेरे बच्चे को। तो सुबह 7 बजे मेरा बच्चा मुझको फिट कराने के लिए 12 घंटे लगे। इस बीच में उन्होंने लैक्टेट किया होगा? बिल्कुल बच्चे को किया होगा, बाहर से कुछ जो लैक्टोजन या कुछ चीज़ दिया होगा, दे ही रही थी, क्योंकि बच्चा जब मेरे पास आया तो उसके साथ फीडर था। नहीं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि जो दाई है वो ले गई कि हम कुछ पैसा लेंगे, उसके बदले में जो कहते हैं उपहार टाइप का कुछ पैसा लेंगे और उसके बदले में हमको देंगे, ये है, या जो ये कृत्रिम लैक्टेशन का वो है डिब्बा है, जी जी, उसको प्रमोट करना? मुझको तो यही लगता है कि चूंकि उसको कृत्रिम जो आहार है, हाँ दूध है, वो देने की कोशिश ही ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि दाई नहीं ले गई थी, वो नर्स के पास गई थी, नर्स ला के दी, और कोई किसी ने मुझसे पैसे की डिमांड नहीं की कि हाँ डिमांड नहीं करते हैं ना कि आपको उपहार स्वरूप भी नहीं, किसी ने नहीं मांगा था। लेकिन मुझको ये लगा कि लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत जगह ऐसे किस्से हैं जिसमें कि बच्चे तब देते हैं जबकि बहुत सारे अखबार में ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं। जी, तो उसका इससे कोई संबंध नहीं है। वो उपहार स्वरूप उपहार लेना तो बच्चा देना, वो क्या बात है? बच्चे को लिया तो बच्चा भूखा नहीं रहेगा, बच्चा रोएगा ना, परेशान करेगा। बच्चा जब रो रहा है तो माँ चिल्लाएगी, उसका परिवार का लोग चिल्लाएंगे लोग। इसका मतलब कि कुछ न कुछ कृत्रिम उसको दूध दे रही है, कुछ भी दे रही है, फीड कर रही है, कुछ भी, चाहे शहद खिला रही है या पानी पिला रही है, जो भी कर रही है, कर तो रही है ना। जी कर रही। तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस डॉक्टर सुनीता का होगा। देखिए, इस बात पे थोड़ा सा हम लोग को हिस्ट्री भी देखना होगा। ये कृत्रिम दूध का शुरुआत कैसे हुआ? ये तो एक्चुअली शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या ड्यूरिंग, क्योंकि उस समय लेडीज़ को अचानक काम पे जाना पड़ा। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि उन बच्चे को तो कुछ पिलाना है जब माँ काम पे है, तो कृत्रिम दूध का आविष्कार हुआ। साथ साथ उसी समय हॉलैंड में, नेदरलैंड में, उधर डेयरी इंडस्ट्री बहुत बढ़ गया। तो अब डेयरी इंडस्ट्री इस तरह से बढ़ गया कि अब उन लोग के पास सरप्लस होने लगा, वॉर ख़त्म हो गया, सरप्लस हो गया। तो उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुरू किया जो बहुत ही सटल था, एकदम आपको पता नहीं चलेगा, बट वो धीरे धीरे वो मार्केटिंग इंडस्ट्री इस तरह से हावी हो गया कि वो लोग एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू ये दिखाने लगे कि भाई आपका एक खूब सुंदर हेल्दी बच्चा दिखाए तो उसको पिलाना पड़ेगा, तो आप ये दूध पिला रहे हैं तो आपको ये देखिए आपका बच्चा ऐसा होगा। तो ये मदर के साइक में धीरे धीरे घुसते चला गया कि शायद मेरा दूध काफ़ी नहीं है, शायद मेरा दूध उतना अच्छा नहीं है। अब क्या हुआ कि ये चीज़ धीरे धीरे 10 साल में कम से कम पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में ये हो गया। प्लस साथ साथ उसी समय ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी आया, तो विमेन को थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम भी होने लगा, उन लोग काम भी करने लगी, उन लोग अपना अस्तित्व को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी। हमारे देश में या एशिया में जिस तरह से बच्चा सब कुछ है, पूरा सोसाइटी बच्चे के पे फोकस्ड है, वहाँ नहीं था। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो बाहर का दूध इस्तेमाल होने लगा। साथ साथ
नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज जहाँ ये दूध बनता है, वो लोग रियलाइज़ करने लगे कि ये दूध से खराबी भी होता है, और अब ऑलरेडी प्रोडक्शन इतना है, आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो जिस तरह से सिगरेट्स या दूसरे चीज़ पुश होते गया इनटू एशिया, वो भी पुश होने लगा, और हम बिना समझे हुए वेस्टर्न वर्ल्ड को नकल करने लगे, और ये कल्चर जैसा हो गया कि आपके पास पैसा है, आप बहुत हाई सोसाइटी के हैं, तो आप डब्बा के दूध दीजिएगा, आप फ्री रहिएगा, और साथ साथ पब्लिक भूलने लगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ कि काफ़ी रिसर्च होने लगा कि स्तनपान के क्या क्या फ़ायदे हैं, और उसमें इतनी ज़्यादा फ़ायदा नज़र आने लगा कि धीरे धीरे सबको वो जो हम बताएं 1982 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये रेजोल्यूशन पास किया, जब ये लोग समझ गए कि भाई डब्बा का दूध प्रमोट करने से हमारी माताओं को स्तनपान कराने में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, गलतफहमी होता है, तो वो मार्केटिंग को कंट्रोल करना चाहें, और वो मार्केटिंग को कंट्रोल करने के दौरान ये लॉ बना, ये कानून सब बना, और धीरे धीरे तब सब काफ़ी संस्थाएं, यूनिसेफ तो सबसे आगे है उसमें, BPNI, IBFAN इंटरनेशनल ब्रेस्ट बेबी फीडिंग नेटवर्क है, वाबा वर्ल्ड अलायंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एसोसिएशंस, ये लोग सब काम करने लगे कि किस तरह से स्तनपान का प्रोत्साहन किया जाए, और साथ साथ ये कंट्रोल लगाया जाए कि डब्बा का दूध नहीं दिया जाए। क्या कंट्रोल का क्या कानून है, क्या सिस्टम है? कंट्रोल का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो पास हुआ रेजोल्यूशन, और जो जो देश उसको साइन किया, सब अपने देश में कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के रूल्स या कानून्स बनाए। इंडिया में, भारत में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा कानून है इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एक्ट 1992, 2 बार उसका संशोधन भी हुआ है, और ये कंट्रोल करता है मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंतर्गत काफ़ी रूल्स है, अलग अलग सेक्शंस है, जिसमें आप किस तरह से इसको मार्केट कर सकते हैं, आप इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, आप मदर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, आप डॉक्टर्स को नहीं गिफ्ट्स दे सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्या बोले हैं, कॉन्फ्रेंसेस या गिफ्ट्स वगैरह दे के आप इवेंट्स नहीं स्पॉन्सर कर सकते हैं। और हमको बहुत गर्व है ये बोलने में कि BPNI कई बार पूरी कॉन्फ्रेंसेस को रद्द करवा दिया है, जहाँ पर पता चला है कि ये मिल्क फूड कंपनीज ये स्पॉन्सर कर रहे हैं इवेंट्स को। बाहर में सामने तो सब जगह डब्बा मिल रहा है, बहुत से हॉस्पिटल्स इस गलत फहमी में प्रमोट कर रहे हैं, प्लस साथ साथ इसके साथ साथ एक और कल्चर शुरू हुआ, वो NICU का, छोटा बने नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स एंड नर्सरीज, जहाँ पर बच्चे को माँ से अलग रखा जाता था। धीरे धीरे ये भी समझ में आ गया कि नहीं, बच्चे को उसी रूम में रखना है, नहीं रूम में नहीं, बेड में रखना है, रूमिंग इन नहीं बल्कि बेडिंग इन करना है बच्चा। तो वार्ड बना हो न्यूनेटल के लिए। हाँ, तो वो सीरियस बच्चे के लिए है जो बीमार हैं, लेकिन नॉर्मल बच्चा जो होता है, चाहे वो सिजेरियन से हो चाहे बच्चे नॉर्मली हो, वो तुरंत माँ के साथ हम लोग सुलाते हैं और माँ के साथ ही रखते हैं। ये तो आप अच्छी बात करिए, आप ऐसा करती हैं, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो देखता हूँ कि बच्चे को उठा करके ले जाते हैं, सही बात है, क्या तो विटामिन D की कमी है, 1 हफ्ता रहेगा, 10 दिन रहेगा, 15 दिन, बिलिंग जो हो रही है वहाँ उसको फीड तो करना ही पड़ेगा। आप क्या फीड कर सकते हैं, माँ तो नहीं फीड कर रही है। देखिए सब तरह की चीज होते हैं, बहुत बड़ा देश है। मैं आपकी तरफ लौटता हूँ, बड़ा देश होने से नहीं होगा ये कह करके। नहीं, बड़ा देश है इसलिए धीरे धीरे होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन एक बात है, आप देखिए बांग्लादेश का स्थिति देखिए, उन लोग जितना प्रोग्रेस किए हैं इतने माने 10 साल में, उतना हम लोग नहीं कर पाए हैं। क्यों? देखिए, बिकॉज यहाँ जो चीज़ है ना, यहाँ ये है कि हम अपना ऑक्सीजन जंगल काट के बर्बाद कर देंगे और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद के घर में ले आएंगे जी, ये नहीं चलेगा ना भाई। हाँ, ये एकदम नहीं चलेगा। जो ऑक्सीजन नेचुरल ऑक्सीजन है वो तो आने दीजिए ना भाई, कितना ऑक्सीजन आप सप्लाई करिएगा, कोरोना में तो आप कर ही नहीं पाए। ये सवाल ना भाई, माँ के पास दूध है,
उस दूध को नहीं पिला करके आप दूसरे दूध की व्यवस्था कर रहे हैं, अतिरिक्त दूध की व्यवस्था कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंडिचर है और उससे जो प्रदूषण होगा उस दूध के उत्पादन में। सही बात है, जी। एकदम अच्छा सही सर, बात ये है। आईएमएस एक्ट में तो पनिशमेंट की व्यवस्था है, तो मैं मैम से एक बात जानना चाह रही थी कि आईएमएस एक्ट में जो पनिशमेंट की व्यवस्था है और उसमें है कि जो चिकित्सा तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है, उसके द्वारा ये प्रमोशन नहीं होना चाहिए या उनको यूज़ नहीं करना चाहिए ये जो कृत्रिम आहार है। किंतु जो जिस तरह मैंने अपना केस बतलाया कि बाहर से दे दिया गया, तो वो तंत्र से ही यूज हो रहा है, क्योंकि वो तो मेरी इच्छा नहीं थी, मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने लाकर नहीं दिया, तो तंत्र तो वही हुआ। एक आप सब लोगों के लिए सवाल है, आप लोग जो सर्वे करते हैं, एनएफएचएस जो सर्वे करता है, तो वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्वे नहीं करता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और उसके हिसाब से वो एक्ट करने का। ये सर्वे जो सैंपल सर्वे है, सैंपल सर्वे में किसको लेते हैं? सर वो पॉपुलेशन डिवाइडेड रहता है, कुछ रूरल और अर्बन रहता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डेटा अर्बन और रूरल का रहता है। पता है ना भाई कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहाँ होती है सर, तो सबसे ज्यादा सर्वे वहाँ होना चाहिए, उसी को सैंपल बनाना चाहिए। हाँ सर, ये तो बात है कि ये उससे चीज़ सही का आंकड़ा कंसिडरेशन निकल ज़रूरी है। ये जो कंसिडरेशन है वो ज़रूरी है कि हम लोग जानते हुए भी कि ये प्रैक्टिस जो है वो रूरल में है, मोर प्राइवेट फैसिलिटी में ज़्यादा है, तो ये कंसिडरेशन ज़रूरी है कि हम लोग उन्हीं एरियाज़ को टारगेट करें कि जहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कॉमन है और जहाँ हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑल टुगेदर हम कंट्रोल में हैं उस नर्सिंग होम के या उस हॉस्पिटल के कंट्रोल में हैं, वो जैसा डॉक्टर बोलेंगे हम वैसा करेंगे। तो ये तो ज़रूरी है कि उन पे फोकस करना, उन पे स्टडी होना और वहाँ पे ही इंटरवेंशंस की ज़्यादा ज़रूरत है सर। जैसे कि 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 अलग अलग फील्ड के हैं, इनका एक नेटवर्किंग नहीं हो सकता है क्या कि इस मामले में एनएफएचएस जब सर्वे करता है तो वहाँ पर एडवोकेसी हो कि भाई सर्वे कराने में आप इन लोगों को ज़्यादा फोकस में रखिए और इन लोगों के यहाँ ज़्यादा जाइए। आप 3 जो है इनकी भूमिका कम है। हाँ नहीं सर, बिल्कुल किया जा सकता है और होना भी चाहिए सर। ये है कि किया जा सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि वो फोकल पॉइंट हैं या जहाँ पे इंटरवेंशंस की ज़्यादा ज़रूरत है। आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मेरा ये सोच है कि जब आप सैंपल ले रहे हैं तो आप सब तरह का सैंपल लेना है आपको, जो करते हैं जो नहीं कर रहे, तभी आपका सैंपल माने वैलिड है। लेकिन ये बात एकदम सही है कि जहाँ से ये तो हालत हो जाएगी ना कि वैज्ञानिक जो थे मैथ के टीचर, वो नापते नापते डूब गए कि औसत निकालने लगे, पानी का औसत ये है। सवाल ये नहीं ना है, सवाल ये है कि हमको यह पता है, सबको यह पता है कि वो कृत्रिम दूध कहाँ कौन देता है, सबको पता है A to Z को। जी, ऐसा नहीं पता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा फोकस होगा। हम ही नहीं करेंगे इसको छोड़ दीजिए, फोकस हो, सही आंकड़ा आपके पास आएगा, सही आंकड़ा आएगा तभी ना सही योजना बना सकिएगा, उसके लिए बजट का प्रावधान कर सकिएगा। आपको एक हम बताना चाहते हैं, 2007-8 में हम एक सर्वे किए थे, इसी तरह का सर्वे, जिसमें शहर गांव सब, अर्बन फैसिलिटी एंड रूरल फैसिलिटी सब हम लोग किए थे। तो हमारे रांची सदर में हम किए थे। वहाँ एक बहुत मज़ेदार बात था कि कोई भी माँ बाहर का दूध नहीं देती थी, एक भी माँ नहीं देती थी। तो मैंने ऐसे ही सिस्टर से इंटरव्यू में पूछा कि क्यों ऐसा है, सब जगह शहर में है, बीच शहर में है। तो वो बोली कि उन लोग के बहुत गरीब तबके के लोग उस समय जाते, पर उन लोग के पास कोई उपाय ही नहीं है, खरीदने का साधन ही नहीं है, तो उन लोग कभी सोचता भी नहीं है, कभी पूछता भी नहीं है, दूध पिलाता है। नहीं, एक मिनट होल्ड। यहाँ पर बात आई है कि वो माएँ जो गांव से आती हैं वो भी नहीं पिलाती हैं, तो क्या जो आधुनिक लोग हैं उनका प्रभाव पड़ा? ये बहुत हद तक मार्केटिंग का बात है, ये सिंपली मार्केटिंग का है। मार्केटिंग बिकॉज ये अवेलेबल है बहुत आसानी से, मार्केटिंग बिकॉज ये असर डालता है उन हेल्थ वर्कर्स पे जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, और एक ये मार्केटिंग एक कल्चर भी बना दिया है बाहर का दूध। हर माँ सोचती है, देखिए जब माँ को बच्चा होता है, पहला बच्चा, तो 2-3 दिन तक खिरसा निकलता है, बहुत कम मात्रा में निकलता है, लेकिन वो पर्याप्त है बच्चा के लिए। एकदम छोटा सा पेट है, हर दिन उसका पेट बढ़ता है, खिरसा का मात्रा बढ़ता है, तीसरे दिन अच्छा से दूध उतर जाता है, काफ़ी हो जाता है। पहला 3 दिन हम लोग को रोज़ इस बात के लिए समझाना पड़ता है माँओं को कि भाई पिलाइए, घबराइए मत। पूरा परिवार बोलते रहेगा दूध नहीं आ रहा है, कैसे करें, बच्चा बहुत रो रहा है, वगैरह वगैरह। और
हम अगर दोनों बात करेंगे। एक तो जो दूध हो रहा है, जितना हो रहा है उसको पिलाइए, दूध नहीं आ रहा है उस पर भी हम बात कर लेंगे। यह बहाना जो है, बहाना ही नहीं है, यह हाँ, फैक्ट जानकारी नहीं है। फैक्ट भी है। जिस ढंग से माएँ एनेमिक हैं, जिस ढंग से कमजोर हैं, उनको दूध कम आता है। नहीं, ये तो बात हम नहीं अग्री करेंगे। हाँ। क्योंकि हम लोग तो देखे हैं गांव देहात में एकदम माड़ भात खाने वाली लेडीज आराम से 6 महीना के से ज्यादा भी अच्छा से दूध पिलाएंगे। और आप देखिए, माड़ भात खाने का नहीं, नहीं, जो मैंने खुद कुपोषित है उसकी हम बात कुपोषित है, अच्छा। कुपोषित है, अनीमिक है, लेकिन वो दूध पिला रही है, उसका अनीमिया और बढ़ेगा, लेकिन बच्चे के लिए दूध पर्याप्त मात्रा में बनता है। बहुत सीवियर मैलन्यूट्रिशन होता है, तभी दूध कम होता है। नहीं तो उस स्थिति में क्या करें? जैसे कि एक विकल्प इन्होंने बताया था, निमिषा जी ने एक विकल्प बताया था कि हाँ, बगल में कि- चाची हाँ, है, फुआ है, या माँ का स्वास्थ्य को ठीक किया जाएगा, उसी से होता है। देखिए, बहुत कम सिचुएशंस है। अब हम ये भी जानते हैं कि HIV होने से भी माँ को दूध पिलाना है, हेपेटाइटिस B होने से भी, TB भी है तो माँ अपना मास्क पहन के दवा खा के 10 दिन के अंदर पिलाएगी, तब तक वो अपना दूध गार के निकालेंगी, जिसमें कि घटे नहीं मात्रा। क्योंकि स्तनपान तभी जारी रहता है जब बच्चा चूसता है या स्तन खाली होता है। तो बहुत कम सिचुएशंस है। तो ये बाजार का प्रभाव है बहुत हद तक कि ये गड़बड़ी हो रहा है, और सबके दिमाग में है कि इसके बदले में तो एक ऑल्टरनेटिव है, हम डब्बा ले आते हैं, हम बना के पिला देते हैं, तब माँ का दूध जब अच्छा से होगा तो पिलाएंगे। बट ये बहुत गड़बड़ी कॉज करता हाँ, है। ये सिर्फ बताइए हमको, दर्शकों को ये जानना चाहिए कि उसके नहीं पिलाने से पहला दूध जो है, पहला घंटा क्यों महत्वपूर्ण है? कि उस पहले घंटे में, जो डॉक्टर्स कहते हैं ना गोल्डन आवर, कि जी। गोल्डन आवर में अगर आप पेशेंट को लेकर के पहुंच गए तो उसको बचाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, वो गोल्डन आवर है। तो ये जो गोल्डन आवर है 1 घंटे का, क्यों पिलाना ही चाहिए? उस देखिए, इसका बहुत 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 महत्व है। गोल्डन आवर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखा गया है कि जो बच्चे पहले घंटा के अंदर माँ का दूध पीते हैं, 60-70% ऑफ देम आराम से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर पाते हैं। पहला घंटा में जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ को ब्लीडिंग कम होती है। पहला घंटा में जब माँ का दूध पीता है बच्चा, तो जो बैक्टीरिया का कवरिंग मदर के बॉडी में है वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट हो जाता है बेबी के ऊपर, और वो एक कवच जैसा बन जाता है जो उसको इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। पहला घंटा का दूध जो खिरसा है उसमें इतना ज़्यादा एंटीबॉडीज है कि वो पहला टीका कहलाता है बच्चा को। बॉन्डिंग इतना अच्छा होता है। माँ, आप कभी देखें, अगर माँ जो बच्चा पैदा हो रहा, चाहे सिजेरियन से चाहे नॉर्मल, अगर वो बच्चा उसके शरीर से सटा दिया जाए, उसका पूरा माने मेंटली वो पिघल जाती है, वो एक दूसरा ही परिस्थिति है जो कोई समझ नहीं देखने को मिलता है। नहीं, असली में आप आइए, हम दिखाएंगे आपको कैसे चेहरा हमारे हॉस्पिटल में, कैसे उन लोग का इमोशनल सिचुएशन कैसा होता है। और ये बहुत इमोशनल चीज़ सब कोई के लिए है, जो देख रहा है उसके लिए भी वैसा ही हो जाता है। तो ये सब इमोशनल बॉन्डिंग जो होता है पहला घंटा का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं होने के चलते हमारा सोच है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ इसीलिए होता है क्योंकि वो बॉन्डिंग नहीं रहता है माँ। ये बताना बहुत। और एक इसमें और मैं जोड़ना हाँ, चाहूँगी जरूर। कि वो जो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो वो बहुत एक्टिव है उस टाइम में बच्चा, हाँ, और वो जब सकलिंग करेगा तो वो एक्टिव सकलिंग करेगा, तो माँ का दूध उतना जल्दी ही उतरेगा। अगर जितना डिले आप करवाएंगे बच्चा उतना सुस्त हो जाता है, वो उतने अच्छे तरीके से स्तन को चूस नहीं पाता है। इसलिए ये भी एक कारण है कि जो मदर्स को है वो दूध नहीं उतर पाता है। और जो ये बात बोल रहे थे कि जो कुपोषित माताएं हैं उनमें दूध नहीं उतरता, नहीं, शहरों में आप देखिए जो वेल नरिश्ड मदर्स हैं उनको ये मेंटली प्रॉब्लम है कि मुझे दूध नहीं उतर रहा, बिकॉज उनको ये नहीं पता है कि जितना बच्चा सक करेगा उतना ही दूध आपका उतरेगा। ये एक भगवान का ये वो है कि जितना बच्चा सक करेगा उतना आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव होगा और उससे ज़्यादा दूध उतरेगा। तो ये कहीं अवेयरनेस, ये कहीं पता नहीं है लोगों को, और उनको लगता है कि मेरे बच्चे के लिए मेरा जो दूध है वो सफिशिएंट नहीं है, पूरा नहीं पड़ रहा है। बच्चा अगर बार बार रो रहा है तो वो इसी वजह से रो रहा है कि उसको दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमको ऊपर से दूध देने की आवश्यकता है।
अगर वो ये जो आप कह रही हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद भी बार बार रो रहा है, तो या तो कोई डिजीज है जिसके चलते हाँ, रो रहा ये है, उसको कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है, कहीं कोई या हो इन्फेक्शन ये हो, भी तो हो सकता हाँ। है उसका पेट नहीं भर रहा हो, तब क्या करना चाहिए? पेट नहीं नहीं भर रहा है। ये तो मैडम ज़्यादा Impossible. बेटर बता पाएंगी कि मदर का जो दूध है वो बच्चे के लिए 6 माह तक संपूर्ण है, अमाउंट के मामले में भी, और न्यूट्रिशनली आप अगर उसको सफिशिएंट बोलेंगे, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीडिंग फॉर द चाइल्ड। इसमें एक चीज़ है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि बच्चा का पेट भर रहा है नहीं। बच्चा अगर 5 से 6 बार अगर पेशाब कर रहा है तो बच्चे का पेट 24 घंटे 24 घंटे में 5 से 6 बार अगर यूरिन पास कर रहा है, इट मीन्स बच्चे का पेट भर रहा है। तो ये हमको चेक करने के लिए है हमारे पास कि हाँ बच्चा का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। इसमें एक और चीज़ हम जोड़ेंगे कि आप 5 से 6 बार आप 24 घंटा में पेशाब कर रहा है कि नहीं बच्चा, और उसका वजन जिस तरह से बढ़ना हाँ, चाहिए, वो WHO का वो ग्रोथ indicator, चार्ट हाँ। है, उससे आप प्लॉट कीजिए। अगर वो बढ़ रहा है तो आप एकदम निश्चिंत होइए। और देखिए दूध पिलाने भूख लगा हुआ है कि नहीं, ग्रोथ चार्ट को छोड़ दीजिए, माँ को हम जिनके सामने बात कर रहे हैं, उस माँ को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उसको फील हो कि उसको बच्चे को भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, उसका विकास हो रहा है कि नहीं है, वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो माँ क्या देखिए करे? भूख लगना का अक्सर हम लोग ये सोचते हैं ना कि बच्चे को तब भूख लगा है जब वो रो रहा है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग बच्चा रोने के पहले काफ़ी कुछ करता है। सबसे पहला चीज़ जो वो करेगा, जब उसको भूख लगेगा वो उठेगा, चारों तरफ देखेगा, खोजेगा अपनी माँ को। उसके बाद थोड़ा देरी बाद वो हाथ पैर मारने लगेगा, उसके बाद वो अपना हाथ चूसने लगेगा। उस समय तक आप दूध पिला लिए तो वो तुरंत ले लेगा दूध और अच्छा से पी लेगा। और उसके बाद जब रोने लगेगा तब आपको बच्चा को अस्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे हैं जो बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, फिर वो दूध पीते ही नहीं हैं, खींचेंगे ही नहीं, पकड़ेंगे ही नहीं। और दूसरी बात है कि रोने का बात है, अगर बच्चा रो रहा है तो जैसे अनामिका जी ने कहा वो एकदम सही है कि कई कारण है। भींगा हो सकता है, ठंडा लग रहा है, वो माँ का गोदी खोज रहा है, दूध नहीं चाह रहा है लेकिन माँ का गोदी खोज रहा है कि कोई मेरे अगल बगल हो, ये सब बात है। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो स्तनपान सही तरीका से हो रहा है कि नहीं। हमारा देश स्तनपान कराने वाला देश है, सब जानते हैं कि स्तनपान कराना है, सब कराते हैं, कभी ना कभी हर माँ कराई है, लेकिन वो इफेक्टिव स्तनपान हो रहा है कि नहीं, सही तरीके वो सही तरह से बच्चा जुड़ा हुआ है स्तन से कि नहीं, वो सही पोजीशन में जुड़ा हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर सही जगह से तरह से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो बच्चा चूसते रहेगा, दिन आधा आधा 1-1 घंटा तक पीता है लेकिन उसको दूध मिलता नहीं है। अच्छा। माँ को एहसास होता है कि मेरा दूध पूरा नहीं हो रहा है, और उन सही नहीं तरीका से नहीं चूसने से कई तरह की तकलीफ माँ को भी होता है और बच्चा को तो खैर हो ही रहा है। तो ये भी देखना, तो बीपीएनआई का आपने पूछा, यूनिसेफ बीपीएनआई सब मिलके इफेक्टिव स्तनपान कैसे होता है ये सिखाना आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सीडीपीओस को, हेल्थ वर्कर्स को, ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्तनपान का प्रोत्साहन कीजिए, सही तरीका से कराइए। कैसे पता चलेगा कि माँ को पूरा दूध मिल रहा है कि नहीं, बच्चा का विकास सही हो रहा है कि नहीं, ये सब उस ट्रेनिंग में मिला हुआ है। आप कुछ कह रहे? मैं मैडम की उसमें बात में वो बोलूँगी, जो मैम बोली कि बच्चे को पूरा दूध मिल रहा है कि नहीं, उसमें 2 टर्म आता है हमारा, अटैचमेंट और पोजिशनिंग। कि बच्चे ने माँ, पोजिशनिंग क्या बताइए ना, पोजिशनिंग क्या? पोजिशनिंग मतलब बच्चे, माँ ने बच्चे को किस तरीके से लिया हुआ है। जैसे गमछा में बांध देते हैं, गमछा में बांध करके अस्तर लगा देते हैं उसके मुंह में, वो पोजिशनिंग, चल भी रहे हैं, हाँ, अपना काम भी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा सक भी कर ले। हाँ, तो वो बच्चे के लिए पोजिशनिंग ठीक नहीं है। हाँ। उस स्थिति में वो घंटों माँ का स्तन चूसता रहेगा लेकिन उसको दूध नहीं मिलेगा। अच्छा। दूसरा अटैचमेंट, ब्रेस्ट से बच्चा कैसे अटैच्ड है, कितना निपल अंदर में गया हुआ है, कितना भाग अंदर में गया हुआ है, क्योंकि जिन नसों से या जिन नलियों से जो दूध आता है, अगर वहाँ पे सही तरीके से अगर बच्चे ने उस पर प्रेशर नहीं दिया है तो दूध उसके मुंह में नहीं जाएगा। अगर वो निपल का खाली ऊपरी पार्ट या बाहर वाला पकड़ के पिएगा या चूसेगा तो उसको दूध नहीं मिलेगा। उसको राइट पोजीशनिंग, जो काला वाला भाग होता है, उसके मुंह में पूरी तरीके से जाना चाहिए, सही जगह पे उसको प्रेशर देना है, तभी उसको दूध मिलेगा।
देखिए नहीं, एक मिनट निमिषा जी कुछ कर जी। यानी इसके लिए जो माँ और बच्चे का है का फीडिंग जो बच्चे को करा रही है, उसको एक परिवेश भी चाहिए, एक शांत माहौल माँ को चाहिए। तो माँ बैठकर दूध पिलाए और बच्चे को अच्छे से होल्ड करे, भी बैक से सपोर्ट दे, और बच्चे का जो ये ठुड्डी है वो माँ के स्तन से सटा हुआ रहे, वो सटा रहेगा और शांत परिवेश रहेगा, और माँ बच्चे का आपस में आई कांटेक्ट होने से तो दूध भी ज़्यादा रिलीज होता है और दोनों में भावनात्मक संबंध भी बनता है और अच्छे से फिट बच्चा कर पाता है। तो ये एक बहुत जरूरी आंगनबाड़ी जो है, तो आंगनबाड़ी में जो आपकी सेविकाएं जो मुख्य भूमिका निभाती हैं, मेन रोल उन्हीं का है, उनको इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है क्या, वो बताती हैं क्या? जी, उनके आंगनबाड़ी सेविकाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग जो कैरिकुलम है उस कैरिकुलम में है ये? जी बिल्कुल है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अक्सर सरकार द्वारा ट्रेनिंग चलाई जाती है, जिसमें यूनिसेफ वगैरह का भी सहयोग रहता है। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर जा कर के वो फील्ड में जो बच्चा जन्म लिया है या नए बच्चे जो भी जन्म लेते हैं उसके घर उनको होम विजिट करना होता है। आंगनबाड़ी सेविकाएं उनके घर जाती हैं और जा कर के उनको फीडिंग का तरीका और जो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग जो है, अर्ली इनिशिएशन है, वो इंश्योर कराती है। आपका कोई मॉडल सेंटर है तो 3-4 जो, और उस गांव का या उस टोले का उस आंगनबाड़ी की वजह से कंप्लीट 100%, 90%, 99% ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, इस तरह कोई मॉडल सेंटर है क्या, कर पाई हैं क्या? जी, हमारे यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र रातू पश्चिमी, वहाँ पर है जो सेविका है, एक्टिव है वो काफ़ी। वो सेविका अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जितने भी नवजात शिशु जन्म लेते हैं उनके घर प्रॉपरली होम विजिट करती हैं, उनके घर जाती हैं और इसको इंश्योर कराती हैं। देखिए एक्चुअली जो एक्टिव सेविका है वो ये बहुत अच्छे से कर लेती हैं। कुछ सेविका हैं जो बढ़ चढ़ के काम करने की इस तरह की जो लड़कियां काम कर रही हैं, जो बेहतर सेविका हैं, उसको यूनिसेफ प्रमोट करे, थोड़ा सा कुछ नहीं सम्मान दे बुला करके, उससे फर्क पड़ेगा कि दूसरे भी आएंगे आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे फर्क पड़ता है। छोटा मोटा काम हम यहाँ प्रोग्राम में बुला सकते हैं। जी जी, तो हम यहाँ प्रोग्राम में बुला सकते हैं, उनको भी लगेगा कि भाई हम इतना बढ़िया काम किए इसलिए हमको बुलाएगा। वैसे सेविकाओं को पुरस्कृत भी किया जाता है कई बार डिपार्टमेंट के द्वारा, उनको राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है जो सेविकाएं ऐसे अच्छा काम करती हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि जो सेविकाएं जो एक्टिव हैं और जनरली जो ग्रेजुएट हैं वो ये सब काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाती हैं, ये मैंने देखा है। ग्रेजुएट होने से क्या तात्पर्य है आपका? ग्रेजुएट अगर हैं तो उस ग्रेजुएट होने से इतनी बुद्धि के लिए ग्रेजुएशन होने क्या जरूरी है? नहीं देखिए क्या है ना कि जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है, ज़्यादा अच्छा से इम्प्लीमेंट कर पाती हैं। बहुत सारी सेविका हैं जो नॉन मैट्रिक हैं, तो उनके लिए हमको ज़्यादा बार कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा बार ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए रखता कि आजकल सब जगह डिग्रियां बट रही हैं तो डिग्री ग्रेजुएशन की तो आप ये कह सकते हैं जो एक्चुअल ग्रेजुएट है, हम ये टर्म यूज कर सकते हैं जो एक्चुअली ग्रेजुएट है। ये जी आराम क्या है? पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नीलिशा जी बोली उनको सपोर्ट करना चाहेंगे कि जो थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रही कि डिग्री होल्ड की हुई हो, जो थोड़ी सी जागरूक होंगी, जो ये जिनको ये बात समझ में आएगी, जो ये चीज़ें जल्दी ग्रैब कर लेंगी, वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाती हैं। तो फड़का इसलिए है कि पढ़ा लिखा आदमी ज्ञानी हो जाता है, तो वो सुनता ही नहीं, आप उल्टे कर रही हैं। नहीं सेविकाओं में चीज करती हूँ, नहीं सेविकाओं में चीज है। आप हमको क्या ट्रेन करिएगा, हम तो मधुकर जी की बात से हम एकदम सहमत हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है डॉक्टर्स को ट्रेन करने में, क्योंकि वो अनलर्न करने के लिए तैयार नहीं है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं या जो ANMs हैं, उनको बहुत अच्छा से और बहुत आसानी से ट्रेन किया जाता है अगर वो कमिटेड हैं, उनको एक कमिटमेंट होना चाहिए। का है तो हाथ ऐसे रहेगा ना, तब ना ऊपर से मिलेगा। जी, हाथ ऐसे एकदम सही बात है। इस बात पे हम लोग अपनी आंगनबाड़ी सेविकाओं पे गर्व कर सकते हैं कि उनको जो काम दिया जाता है, उनकी जो क्षमता है, वो पूरा जी जान लगाकर करती हैं, करने की कोशिश करती हैं, ये उनमें है। मैंने देखा है दूसरे डिपार्टमेंट का काम भी बहुत ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया जाता है, हमेशा बहुत ज्यादा दबाव में रहती हैं। वो BLO बना दिया गया है, BLO है। उसके अलावा भी जैसे आपको सर्वे का काम अक्सर उनको दे दिया, दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम दिया जाता है, वो करती हैं। उतना काम करने के बावजूद, उतने दबाव में रहने के बावजूद,
विदाउट इंसेंटिव हाँ, minimum वो करती रहेगा, हैं, बहुत और वो कम किसी है। काम को ना नहीं कहती हैं, पर उनकी जो अपनी ड्यूटी है वो भी वो करती हैं। लेकिन थोड़ा प्रभावित होता है जब हमको स्वाभाविक, दूसरे लोगों का बिल्कुल, काम स्वाभाविक, मिलता है, स्वाभाविक, बिल्कुल। तो आंगनबाड़ी सेविका के अपने काम पे प्रभाव पड़ता है बहुत। स्वाभाविक। तो ये एक बिंदु है जिसपे मेरे ख्याल से आंगनबाड़ी सेविका को उनका अपना काम करने दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, ये दो जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आप कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ, एक ये यूनिसेफ है, और मैं कोशिश कर सकता हूँ समाज कल्याण विभाग के लोगों को लेकर के तीनों को मिला के एक फोरम ऐसा बने कि उस फोरम से जो है चीज़ों को आगे ज़्यादा बेहतर ढंग से बढ़ाया जा सके। वो क्या हो सकता है? देखिए, ये फोरम ऑलरेडी बना हुआ है। हम लोग जब अभी 1 से 7 अगस्त स्तनपान, तब ये नीचे कैसे आ गया? 33 से 22 आ गया। ये तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कोविड। ये जो पैंडेमिक हुआ ना, हाँ। 2 साल नहीं, तक NHS आंगनवाड़ी का pandemic से काम पहले का है। ऑलमोस्ट ठप था, हुआ ही नहीं। तो कितने नए बच्चे पैदा हुए जिनको ये सुविधा ही नहीं मिला कि एंटीनेटल विजिट्स हो, या जो फर्स्ट वीक में 10 दिन में जो 3 होम विजिट्स है, सो कहीं पर हुआ ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, और आई एम श्योर अगले NFHS में आप देखिएगा ये बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। अभी ये रियलिटी है, हम लोग को, मैंने सारा दुनिया इससे प्रभावित है और हम लोग भी इससे प्रभावित हो नहीं, गए हैं। SHS तो हो सकता है भाई, स्टेट हेल्थ सर्वे अपना करा करके देखे क्या फर्क पड़ा। अगर इस साल को छोड़ दें, 22 को I'm छोड़ sure दें, पड़ा होगा, 23 में कर because- सकते हैं। जी, एक पड़ेगा। चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसा हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि हमारा शहरी क्षेत्र जो है वो ज़्यादा प्रभावित है, जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है उससे। तो हमारे पास ना शहरी क्षेत्र में हमको कोई तंत्र विकसित करना होगा जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास रूरल एरिया के लिए आंगनबाड़ी केंद्र है, सहिया है, NM है, सेविका हैं, किंतु शहरी क्षेत्र में जो हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, और रांची का ही देखिए, रांची में अधिकांश एरिया जो शहरी है वो कवर्ड नहीं है आंगनबाड़ी केंद्रों से। तो वहाँ पे ये जानकारी कैसे पहुँचे, इसके लिए हमें एक तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए हमें अलग से काम करने की ज़रूरत है, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे। अलग से काम क्या हो सकता है? किन लोगों को नहीं, इन्वॉल्व हमको किया? तंत्र जी नहीं, वही कह रहे हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, किस तरह के लोगों को लिया जा सकता है? बहुत हम से लोग इसमें NGO को ले सकते हैं, और जो स्वैच्छिक कार्यकर्ता लोग कुछ होते हैं उनको रख सकते हैं हम देखिए, इसमें। स्वैच्छिक कार्यकर्ता का ज़माना ख़त्म हो गया। अब ज़माना ये है कि हमको उसके बदले में कुछ चाहिए। हम ये काम कर रहे हैं, उसके बदले में उजरत चाहिए, जिस भी रूप में आप दीजिए, जी। लेकिन उजरत चाहिए। उसके हिसाब से उसको जोड़ना है। जी, तो बहुत सारे क्या वार्ड में, हर वार्ड में बहुत तरह के गवर्नमेंट के ये क्या नाम है, दूत, सहिया है तो ये है, वो आए हैं। तो उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, वो ये काम कर सकती हैं। हाँ, वो महिलाएं कर सकती हैं, वो कर तरह- सकती हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनका अपना एक सिस्टम डेवलप किया जाए तो स्कूल्स कर कॉलेज सकते को इन्वॉल्व कर बिल्कुल, सकते हैं। वहाँ बिल्कुल, जागरूकता इसको लानी इसको जरूरी इन्वॉल्व कर है। सकते हैं। वो जो बेनिफिशियरी है उसको खुद को जागरूक करने की जरूरत है। अगर उसको खुद को नॉलेज है तो कोई कुछ भी बोलेगा तो वो प्रभावित नहीं होगा। जो मार्केटिंग की बात है, जैसे जो आपका नेटवर्क है, हाँ। बड़े से अपार्टमेंट में चला गया वो एक फिल्म लेकर के, वहाँ सेक्रेटरी से अलाउ करा लेके, भाई हमको फिल्म दिखानी है, आधे घंटे की फिल्म है, आधे घंटे की हम फिल्म दिखाएंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट्री नहीं, फिल्म, सही स्टोरी, बात है, स्टोरी। सही बात है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ काम करती है, लेकिन बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा कैंपेन का एग्जांपल है पोलियो का कैंपेन। उसमें रोटरी, लायंस, इन लोगों को स्कूल्स, जोड़ सकते हैं। कॉलेज, हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, जी। यूनिवर्सिटी, सब कोई इन्वॉल्व हो गए। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात है कि वो पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि भाई आप एक बार डिसाइड कर नहीं, लिए हम तो आपके लिए कह रहे हैं, आपका जो विल है, आप जो काम कर रही हैं वो अपने आप में बड़ा है। आप ही 4 को जोड़िए, हाँ, हम भी उसमें मदद करेंगे, ये भी मदद करेंगे, हाँ रोटरी को जरूर, जोड़िए, लायंस हम को लोग जोड़िए, कर इस ही तरह रहे से। हाँ। हैं। एंड हॉस्पिटल्स वगैरह में तो ट्रेनिंग हम लोग दे 4 ही ही रहे हैं। मॉडल बने 4 का प्रभाव हाँ, पड़ेगा, वो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। हो ही रहा है, हाँ। लेकिन ये चीज बहुत बहुत निमिषा जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एकदम कि बहुत जहाँ महत्वपूर्ण, सबसे क्योंकि ज्यादा ज्ञानी लोग रहते हैं वहाँ अज्ञानता का अंधकार इतना है जी। जिसका कोई एक्सट्रीम नहीं है। और वो जो ग्रुप है वो डॉक्टर्स की बहुत सुनता है। हाँ, हाँ। जी, मतलब डॉक्टर ने जो बोल दिया तो ये डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे बहुत मुख्य मीडियम बन सकते हैं इस चीज को प्रमोट करने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वी कैन हम हमेशा डॉक्टर, उन लोगों nurses भी, को नर्सेस nurses भी। हमेशा हमेशा Health centers जो हेल्थ में, से जो सब रिलेटेड health है centers में उनको ही। कोई अनसुना करना नहीं चाहता नर्सेज है। और दाई जो लेकर के बच्चे को चली जाती हैं और ले जाकर के शहद पिला दी या कुछ भी पिला दी, तो उनको भी ट्रेन किया जाए कि भाई तुमको जो मिलना है वो तो मिलेगा ही,
इस बच्चे को जो तुम फीडिंग से रोक रही हो वो गलत है। दूसरा इसमें एक और हम ऐड करना चाहेंगे कि वो मदर और डॉक्टर के अलावा जो उसको असिस्ट कर रहा है, या उसका हस्बैंड है, उसकी मदर इन लॉ है, उसकी सिस्टर इन लॉ है, जो उसको जन्म के टाइम, प्रसव के टाइम उसको असिस्ट कर रही है, उसके साथ में है, उसको भी हमको जागरूक करने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है कि जब बच्चा, क्योंकि माँ तो असहाय है लेबर के बाद, जागरूकता अगर उनमें है तो वो उसको प्रमोट करेंगे, नहीं हमको बच्चे को अर्ली इनिशिएशन कराना है, आप बच्चा को हमको दीजिए, तो वो उनको भी टारगेट करने की ज़रूरत है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ये जो बात सब हो रही है कि शहरी इलाके में बहुत कमी है जानकारी का, इसके लिए इस साल का जो थीम है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का, एडुकेट एंड सपोर्ट, एक इनिशिएटिव जो पहले भी था बट अब फिर से शुरू किया गया है, ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि हम लोग एसोसिएशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑफ इंडिया के साथ मिलके एंड माँ प्रोग्राम के साथ मिलके हम लोग एक्रेडिटेशन देते हैं टू सर्टेन हॉस्पिटल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हैं। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, फीडिंग विद इन द फर्स्ट आवर, आप फैमिली को भी सपोर्ट कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए जितने वर्कर्स हैं उस हॉस्पिटल के, किसी भी तरह से फॉर्मूला मत प्रमोट कीजिए वगैरह वगैरह, IMS एक्ट को फॉलो कीजिए, ये सब है। और ये चीज़ को अब हम लोग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल अर्बन एरियाज़ में ले जा रहे हैं, जिसमें कि आपके हॉस्पिटल को अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बताते हैं तो आपको एक्रेडिटेशन मिलेगा फॉर 3 years एंड आपको एट रेगुलर इंटरवल्स असेस किया जाएगा, क्योंकि ये देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में जो हॉस्पिटल डिलीवरीज हैं वहाँ गड़बड़ एकदम लेबर रूम से ही शुरू होता है और वो उसके बाद उसका असर चलते रहता है। तो इसी को काउंटर एक्ट करने के लिए, और चूँकि ये देखा गया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 75%, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग 21%, 30%, तो इस गैप को फुलफिल को कवर अप करने के लिए ये चीज़ शुरू किया गया है। एक तो 1 घंटे की बातचीत में लगभग यह बात जाहिर हुई कि हर माँ चाहती है, हर पिता चाहता है, हर दादी, नानी, चाची, बुआ चाहती है कि उसका जो रिश्तेदार बच्चा हुआ है वह बच्चा मजबूत हो, स्वस्थ हो, आगे बढ़े, उसका दिमाग सही सही काम करे। अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि पहले घंटे में दूध पिलाना माँ का कितना ज़रूरी है। दूध पिलाना कैसे है यह भी ज़रूरी है, और दूध पिलाने से माँ और बेटे का जो रिश्ता बनता है वह रिश्ता कितना मजबूत होता है, उस बॉन्डिंग के लिए भी। तो यह जो पखवाड़ा चल रहा है या माह चल रहा है, स्तनपान माह, यह माह उत्सव के रूप में, पूजा के रूप में, एक दिन भगवान का पूजा कर लिए, बाकी जो है जो मन करे सो कर रहे हैं, फिर भगवान देखा जाएगा, फिर जब अगली बार आएंगे तो भगवान को पूज लेंगे, उस तरह से नहीं करके ये अपने जीवन पद्धति में अपनाना है। बीच बहस में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।